धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब समय समय पर आपकी वीडियोस देखते हैं, आप बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप कुछ ऐसी बात बच्चों को बताएं जिससे उनका मार्गदर्शन मैं एक सहायता प्राप्त विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ और हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं अत्यंत गरीब तबके के बच्चे आते हैं जिनके पास आमदनी का स्रोत नहीं होता है, या अगर मैं कहूँ कि मेरे विद्यालय में 1300 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से शायद ही किसी बच्चे के पेरेंट्स ग्रेजुएट हैं। 10वीं पास भी 90% बच्चों के पेरेंट्स नहीं मिलेंगे और मैक्सिमम पेरेंट्स हमारे घरों में काम करने वाली माएँ या छोटे मोटे काम करने वाले लोग होते हैं। ऐसे परिवार के बच्चों को पढ़ाकर बड़ी खुशी होती है। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं उनको इस रूप में मोटिवेट करूं कि वो भारत के एक अच्छे नागरिक बन सकें। एक बात मेरे मन में आता है कि लगाम कहाँ छूटा, जिससे बच्चे अनियंत्रित हो रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं और अपराधी बन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी कारण से अगर कोई छात्र विद्यालय में देर से आता है, ठीक कपड़ों में नहीं आता, अपनी सारी कॉपी किताबें लेकर नहीं आता, उसके लिए विद्यालय में उसे डांट पड़ती है। और उन्हीं बातों के लिए बाहर की दुनिया, जो आपराधिक दुनिया है, जो बैठे हुए हैं उन बच्चों को खराब करने के लिए, वो उसे अप्रिसिएट करते हैं, वो उन्हें प्रशंसा करते हैं, हाँ ठीक है बहुत अच्छा, और वो बच्चे उनके झांसे में आ जाते हैं और नाबालिग होने के नाते उन्हें भिन्न अपराध की दुनिया में धकेल दिया जाता है। तो सबसे पहली ज़रूरत हमारे लिए ये है, हमारे सभी पेरेंट्स के लिए और हमारे सभी शिक्षक बंधुओं के लिए, ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों के लिए खास तौर पे, कि वो बच्चों पे ध्यान रखें, पेरेंट्स को भी समय समय पर गाइड करें और पेरेंट्स अपने बच्चों के दिनचर्या का जरूर ध्यान रखें। जैसे बच्चा हमेशा मोबाइल में ही तो नहीं लगा रहा, उसके साथी कौन हैं, अगर वो उनके साथियों के बारे में पता करते रहें और ये पता करें कि वो बच्चे भी किस बैकग्राउंड से हैं, तो बहुत हद तक इस समस्या का सुधार किया जा सकता है। और ये मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम बच्चों को देखें सामाजिकता के स्तर पर। जी, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, जैसे पहले जो गुरु होते थे वो जब बच्चा कोई भी उसकी कमी होती थी या कोई परेशानी करता था तो उसको जैसे मारते थे, डांटते थे और वो उसका अनुसरण भी करता था। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। खत्म हो गई है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से, और या कहीं कि माँ बाप को छोटे छोटे बात हो गई, स्कूल में टीचर ने ऐसा कह दिया, वो लड़ने आ जाते हैं। तो ये भी शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़ा था। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और यही सत्य है। मुझे अपना याद है, बचपन में गुरुजी ने किसी बच्चे को 2 डंडे लगाए थे। मैंने पूछा किस लिए मारा, उनका जवाब बड़ा सुंदर था। उन्होंने कहा कि ये 2 डंडा इसे जिंदगी में अपराधी नहीं बनने देगा। तो ये जो विषय अभी भी है कि शिक्षक अपनी एक डांट से वो सारे काम कर देता है जो एक न्यायाधीश हर सुनवाई, हर सजा के बावजूद नहीं कर सकता। शिक्षक के डांटने की प्रथा जो समाप्त हुई है और उसके हाथ से जो डंडा ले लिया गया है, यह निश्चित रूप से बिगाड़ का कारण है। दूसरी बात, पेरेंट्स की अपेक्षा कि हमारे बच्चों को कोई न डांटे। आप ध्यान से सोचेंगे, अगर मान लीजिए कोई पिता अपने बच्चे को कहता है कि मैं किसी की नहीं सुनता, तो निश्चित रूप से वो बच्चा भी सीख जाता है कि मैं भी किसी की नहीं सुनूंगा और वो बच्चा खराब हो जाता है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि मान लीजिए किसी बच्चे को किसी ने, मम्मी ने एक थप्पड़ मारा, बच्चे ने अपने दादाजी को कंप्लेन किया, दादाजी ने मम्मी को डांट दिया या अपने बेटे को डांट दिया। इससे बच्चे ने 2-3 बात सीख ली। एक, बड़ों का कहना मानना चाहिए, बड़ों की डांट से सुननी चाहिए, और उस बच्चे ने सीख लिया कि जब मेरे पिता अपने पिताजी की मानते हैं तो मुझे भी अपने पिताजी की माननी है, मुझे अपने गुरुजन की माननी है। लेकिन अब एकल परिवारों में प्रथा अलग हो गया है। पिताजी बच्चों के सामने बैठते हैं और अपनी सेखी बखारते हैं, बच्चों को बताते हैं मैं किसी की नहीं सुनता था, मैंने अपने बाप के भी नहीं सुने। ये सारे डायलॉग्स जो होते हैं बच्चों को सिखला देता है कि उसे भी कुछ नहीं सीखना और किसी की नहीं सुनना। फिर अगर विद्यालय में शिक्षक ने कुछ भी कहा, कुछ भी कह दिया, अगर हम बुलाते हैं किसी पेरेंट्स को, एक ये 90% सत्य बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो जैसे ही पेरेंट्स के पास फ़ोन जाता है विद्यालय से आपको आना है, वो ये नहीं सोचता कि हमारे बच्चे के सुधार के लिए बुलाया गया। उसे लगता है टीचर ने डांटने के लिए बुलाया है, तो घर से ही वो सारे बहाने बना के चलता है, सारी भूमिका लेकर चलता है और टीचर से लड़ने की तैयारी करके चलता है। कई बार
मुझे अपने ऑफिस में बिठा के उसे समझाने में बहुत देर लग जाता है कि मैंने आपके बच्चे के भले के लिए ही आपको बुलाया है, ये उसको समझ नहीं आता। और क्योंकि वो टीचर से लड़ जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो हम दोनों का ध्येय एक है, अभिभावक और शिक्षक दोनों का प्रयास है कि बच्चा अच्छी दुनिया में जाए, अच्छा संस्कारवान बने, अच्छा बने। लेकिन वहाँ हम दोनों आपस में टकरा जाते हैं और बच्चा तीसरे हाथों में चला जाता है, जिनको अपराधी कहते हैं। जी, इन आपराधिक मामलों को अगर किस तरीके से रोका जा सके, पेरेंट्स से पहली ज़रूरत, पेरेंट्स टीचर्स के साथ संबंध बनाएं, हर महीने आकर पता करें कि उनके बच्चे की संगत कैसी है, घर में बच्चे पर ध्यान दें। जैसे बच्चा बिना कॉपी किताब लिए विद्यालय में आता है, हमारे विद्यालयों में ऐसा होता है, तो पता करें क्यों आता है। वो इसलिए आता है कि वो अपने बैग को किसी दूसरे बच्चे के बैग में छुपा के भाग जाएगा। लेकिन पेरेंट्स इस बात को दूसरे तरीके से कहते हैं। वो आते हैं तो ये कहने का प्रयास करते हैं क्योंकि पढ़ाई नहीं होने वाली है इसलिए बच्चा बैग लेकर नहीं आया। बिल्कुल उलट बात हो गई। माँ बाप दोनों जो है वो कहीं ना कहीं काम में व्यस्त हैं। जी, लेकिन बच्चों के ऊपर में बिल्कुल भी जिस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता, उनके बैग के अंदर में क्या है, किस तरीके का सामान रखा हुआ है, या अगर वो कभी देखते भी है तो बच्चा कहीं ना कहीं काम हो जाता है। इसके ऊपर में क्या कहेंगे कि बच्चों के ऊपर जो बैग है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे आपके प्रश्न पे हंसी इसलिए आ रही है कि एक बच्चे को चाकू मिला रास्ते में, उसने कहा यही कि मुझे चाकू मिला है, और उसके माँ बाप उसके लिए लड़ते रहे कि इसे चाकू मिला है। क्या चाकू कहीं रास्ते में गिरा हुआ मिल सकता है? वो भी अपराधी चाकू नहीं। ठीक उसी प्रकार से मेरे विद्यालय में भी अगर कभी किसी बच्चे के पास कोई टोबैको या वगैरह ऐसी चीज़ें पकड़ी जाती है तो पेरेंट्स आके कहते हैं कि इसको दूसरे बच्चे ने दे दिया, कभी नहीं मानते कि हमारे बच्चे ने गड़बड़ किया। इस सारी समस्या का समाधान है कि अगर पेरेंट्स मानने लग जाए कि हमारा बच्चा गलती कर सकता है, और बच्चा होता ही है गलती करने के लिए। पेरेंट्स को डांटना चाहिए कि मिला भी तो तुमने उठाया क्यों? हाँ। किसी लड़की की तंबाकू दिया तुमने लिया क्यों? तो ये भी तो ही करती है। लेकिन उसकी जगह पे वो इस बात को नहीं मानता, और इसका कारण यही है कि वो अपने बच्चे के पीछे समय नहीं देता। मैंने मान लिया हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं उनको कहा करता हूँ कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कॉपियों को पढ़ नहीं सकते, देख तो सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि रोज़ आपका बच्चा 4 पेज लिखे और आप उसको पेन से काट दें, फिर अगले दिन कहें कि 4 पेज लिखे, उसका लेख सुधर जाएगा, उसको लिखने की आदत पड़ जाएगी। और यकीन मानिए अगर बच्चे ने घर में 2 घंटे बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया, वो बच्चा निश्चित रूप से सुधर जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स ध्यान दें कि उनका बच्चा ठीक काम कर रहा है। जी, जैसा हम आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे अपना जो स्कूल है, स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल है, तो ऐसे में किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना है? दिल्ली में लगभग 207 सहायता प्राप्त विद्यालय चलते हैं। ये प्रश्न जब आपने उठाया है तो मैं सभी की ओर से बोल देता हूँ, इन सभी विद्यालयों में 95% ऑफ सैलरी, जो टीचर्स और कर्मचारियों की सैलरी होती है, 95% गवर्नमेंट देती है, 5% मैनेजिंग कमेटी देती है। वो 5% भी एक बहुत बड़ी राशि होती है। जैसे मेरे विद्यालय के लिए अगर मैं कहूँ तो सालाना लगभग 5 लाख रुपया स्कूल पे मैनेजमेंट की ओर से खर्च होता है। ये राशि बड़ी है और मैनेजमेंट के पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई स्रोत नहीं है कि वो पैसे कहाँ से दे। जो डे टू डे खर्चे हैं वो हमें कहीं से भी नहीं मिल पाता। सत्य यही है, मैनेजमेंट प्रयास करती है, जितना हो सकता है देती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। तो डे टू डे फैसिलिटीज़ हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं हो पाता इन स्कूलों में, और सरकार की भी जितनी सारी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं हमें प्राप्त नहीं होती। इसलिए ये बच्चे वही हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन ये बच्चे सरकारी स्कूल के सुविधाओं से भी वंचित हैं और प्राइवेट स्कूलों की सुविधाओं से भी वंचित हैं। इसलिए इन विद्यालयों को खास तौर पे ज़रूरत है कि सरकार कुछ अलग से सहायता दे या मैनेजमेंट कुछ अलग से सहायता दे, ताकि इनके डे टू डे के खर्चे निकल सकें। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये केवल इस स्कूल की समस्या नहीं है, हमारी समस्या तो है ही है, लेकिन ये लगभग सभी एडेड स्कूलों की यही समस्या है। जी, इतने अभाव के बावजूद जैसे जब से आप इस विद्यालय में हैं, पूरी तरह से इनिशिएटिव लेते हैं और विद्यालय को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जो आपके सभी बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने देखा, आपने भी देखा। तो अभी फिलहाल जैसे आज विद्यालय का पहला दिन है, तो क्या इस स्कूल में इजाफा हुआ? जैसे भी आप गार्डनिंग की बात कर रहे थे, लैब की बात कर रहे थे, जी, मन में तड़प रहती है
और इसमें मैं धन्यवाद करूंगा अपने मैनेजिंग कमेटी का, मैनेजर साहब का, खास करके आर के सेठी सर जो हमारे मैनेजर हैं, जिन लोगों ने हमें फ्री हैंड दिया हुआ है कि मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। तो मैं विभिन्न एनजीओ से संपर्क करता हूँ, उन लोगों से बातचीत करता हूँ। जैसे मेरे मन में तरफ थी कि विद्यालय में लगभग पिछले 11-12 वर्षों से वाइट वॉश नहीं हुआ था, इसलिए कमरे सारे टूटे फूटे थे, आप लोगों ने देखा भी था। वाइट वॉश करना चाहता था मैं, कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और वाइट वॉश का काम चल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का। मुझे बड़ा अच्छा ध्यान आएगा जब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अभी एक कमल बम्बानी जी हमारे एक मित्र हैं, वो एक दिन विद्यालय में आए, किसी कारण से मेरे साथ घूम रहे थे। मैंने कहा मैं चाहता हूँ आयुर्वेदिक गार्डन बनाना, और आयुर्वेदिक गार्डन से फ़ायदा क्या होगा कि मैं कुछ पौधों को बच्चों को पहचान दिला पाऊंगा, और आयुर्वेदिक पौधे अगर कैंपस में लगेंगे तो बच्चों के स्वास्थ्य में भी इजाफा होगा। ऐसा मैंने कहा ही था कि रोटरी क्लब का नाम लिया उन्होंने, रोटरी क्लब के माध्यम से उन्होंने आयुर्वेदिक गार्डन तैयार करवाया। उसमें उनकी सहायता बहुत अच्छी रही, हमने भी मेहनत किया, तो आयुर्वेदिक गार्डन बन गया। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सोचा और वो काम हो गया। हमारे लाइब्रेरी मैंने पिछले अपने एक वीडियो में कहा था कि अगर हम ठीक सोचना शुरू कर दें तो उस काम के होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये अच्छा है कि मैं सोचता हूँ और ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे मैं सोच ही रहा था कि लाइब्रेरी को सुंदर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सुविधा हमारे पास नहीं था। फिर एक एनजीओ से मेरी बातचीत हुई और आज आप देखेंगे कि लाइब्रेरी में काफ़ी कुछ सुधार हो गया है, निर्माण कार्य चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा, वो भी किसी की सहायता से ही हो रहा है। ऐसे ही जब हमारे लैब में जाएंगे तो 10th तक के लैब के हिसाब से हमारा लैब वेल इक्विप्ड है, सभी चीज़ों के वर्किंग मॉडल्स हमारे लैब में उपलब्ध है। मैं चाहूँगा कि आप जाकर वहाँ देखें और उसे दिखाएं। उसी प्रकार से हमने एक इंडोर स्पोर्ट्स रूम तैयार करने की समझी है। अभी आज तो आप उसको ठीक नहीं देख पाएंगे क्योंकि अभी उसकी व्यवस्था ठीक नहीं हुई है, उसमें कुछ काम चल रहा है। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़, जैसे हमारे यहाँ विद्यालय के ग्राउंड को हमने ठीक किया है, इसमें पानी भर जाता था, हमने मिट्टी भरवाया है, घास लगाने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन हमारा ग्राउंड खुला हुआ है कि 12 से 13 स्पोर्ट्स हमारे यहाँ चलते हैं। आप देख सकते हैं हॉकी का हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हॉकी में हमारी टीम बहुत अच्छी है। पिछले साल नेशनल गेम्स में, डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स में हमारे बच्चों ने सेकंड पोजीशन लिया। हमारे बच्चे हारे सिर्फ झारखंड से, झारखंड की हॉकी बहुत अच्छी है। अब ये सोचने की बात है कि हॉकी का ग्राउंड नहीं है पर हमारे बच्चे हॉकी खेलते हैं। इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा के अरुमुगम सर हैं, जिन्होंने OTHL 1000 हॉकी लीग्स का गठन किया हुआ है, और उनकी सहायता से हमारे बच्चे रोज़ नेशनल स्टेडियम में जाते हैं और खेलते हैं। उसी प्रकार कबड्डी में हमारे पुराने बच्चे आते हैं और बच्चों को सिखलाते हैं। कबड्डी में भी पिछले साल डीएवी नेशनल गेम्स में हमारे बच्चों ने सेकंड पोजीशन प्राप्त किया और SGFI में पार्टिसिपेट किया। ध्यान कराऊंगा आपको कि हमारे 3 बच्चों ने पिछली वर्ष SGFI गेम्स में पार्टिसिपेट किया नेशनल लेवल पे, और उन्हें कॉलेज में एडमिशन भी मिला उसी आधार पे। तो ये सारी सुविधाएं भिन्न NGOs के माध्यम से मैं करा पाता हूँ, और इसके लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ कि जो भी जनरस अच्छे लोग समाज में हैं वो हमारे से जुड़ें और वो लोग हमारी सहायता करें। जी, जब विद्यालय के डेवलपमेंट की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि अपार कृपा है प्रभु की। बहुत सारे NGOs हमारे से जुड़ जाते हैं, जैसे मैं नाम लेना नहीं भूलूंगा, युवा अनस्टॉपेबल, उन्होंने हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास बनवाए, मिड डे मील सेट बनवाए, लैब स्टैब्लिश करवाए। वैसे ही मोइनी फाउंडेशन एक संस्था है जिन्होंने हमारे यहाँ ICT लैब स्टैब्लिश करवाए। ऐसे ही हंस फाउंडेशन ने हमारे विद्यालय में मेडिकल रूम स्टैब्लिश किया है, जिसमें एक डॉक्टर, एक नर्स, एक साइकोलॉजिस्ट और एक MTS स्टाफ, 4 लोगों का स्टाफ रोज़ बैठता है और बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो निःशुल्क मदद करते हैं वो लोग, उनकी दवाइयाँ भी फ्री देते हैं वो लोग। तो इस प्रकार से हंस फाउंडेशन ने भी हमें मदद किया है। इस प्रकार के अन्य फाउंडेशंस भी हैं। बेटी एक लक्ष्य एक फाउंडेशन है जिन्होंने हमें लैब में कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं। तो ऐसे मैं सोचता हूँ, और कुछ ना कुछ जनरस लोग हमारे पास आ जाते हैं जो विद्यालय के उत्थान में मदद करते हैं। हमारे कुछ पुराने विद्यार्थी भी हमसे जुड़े हुए हैं और उन पुराने विद्यार्थियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। वो हमें उत्साहित करते रहते हैं और काम हमारा हो जाता है। मैं सोचने की बात पे एक स्टोरी बताऊँ। मैं एक दिन केवल ये सोच रहा था कि कैसे हो सकेगा हमारा कुछ काम। उसी दिन एक फ़ोन आया, बसंत कुमार गांधी हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं,
मैंने कहा आप आइए स्कूल में, उन्होंने कहा कि मैं चल नहीं सकता, मैं आ नहीं सकता, लेकिन 1,11,000 रुपये उन्होंने भेजे कि आप इससे विद्यालय की सेवा करें और अच्छा करें। इसी प्रकार आप सर्च करेंगे, एक अमित जी हैं, तो अमित जी एक दिन विद्यालय में आए और उन्होंने देखा कि आपके क्लासों में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ओवर क्राउडेड है, उनके कमरों की कमी है। उन्होंने तुरंत अपने पिताजी को कहा और पिताजी के से बात करके उन्होंने 2 कमरे हमारे बनवा दिए, बहुत सुंदर कमरे स्टैब्लिश करवा दिए। तो यहाँ एक ऐसा लगता है कि केवल अगर अच्छा सोचते हैं हम तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। उसमें कहीं जी। ना कहीं जितने कोई स्कूल्स हैं, हमने देखा जो बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, तो उनका और उनके स्टूडेंट्स का एक एसोसिएशन बना हुआ है। तो वो जिंदगी भर मतलब हर साल जो उसको सेलिब्रेट भी करते हैं और जिस तरह से आपने बताया तो वो सहयोग और मतलब एक दूसरे के वो लोग काम आते हैं। तो इस तरह का स्कूलों में होना चाहिए। मैंने प्रयास शुरू किया है, पिछले 4-5 सालों से एलुमनाइज ग्रुप का मीटिंग होता है, बच्चे आते हैं और उनका सहयोग भी हमें रहता है। नहीं कोई नहीं। Welcome everyone. We are delighted to tell you that we have a STEM lab, and this has been launched under the supervision of our principal Shri Neeraj Kumar Singh ji. And STEM stands for Science, Technology, Engineering and Mathematics. So this is a very good lab introduced in our school, and this gives our students to explore and experiment so many good things through these all projects and models and robotic models. And with these models we can explain the children in a very simplified manner, and all these models, when we explain to the students, this creates innovative ideas in them. For example, I would like to take this model of flower. This is structure of flower. If we take it to the 7th class standard or 8th class standard or 9th class standard, they understand. If we draw on the blackboard, we are not able to explain that much in a simplified manner as we can explain through this. Like this, these are the reproductive parts of the plants. This is female reproductive part. This is male reproductive part. So we can individually explain everything. This is anther. This is stamen, right? So this is stigma, style, ovary. So we can petals, sepals. We can explain them very nicely to them. And we have, I'm just giving in a very brief manner. We have this. We have to tell them about the magnetic properties. What is a magnet? What are magnetic substances? So these little experiments will amplify their knowledge. Like this, there is a magnet fitted in this, and if we are pouring some iron fillings in it, so we know this magnet attracts the iron things, iron materials. So these iron fillings they get stuck to it. So this way the children will get this, and they will never forget in their life that iron is attracted towards the मैग्नेट। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं छोटे छोटे। जैसे अगर हमें छोटी क्लास में बच्चों को इलेक्ट्रिक सर्किट समझाना है तो हम इसमें यहाँ पर सेल लगा देते हैं। उन्हें बताना होता है कि एक बैटरी है या सेल है। अगर एक सेल लिया है और 2-3 सेल लगाते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। एक बल्ब लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। डायग्राम में भी ब्लैक बोर्ड पर बताते हैं, पर वो यहाँ प्रैक्टिकली देखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। और फिर हम इसमें जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं स्विच से, तो हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्लोज सर्किट हो जाता है और बल्ब जलता है। और जब हम ऑफ करते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाता है और बल्ब नहीं जलता है। तो हमें पता चलना चाहिए कि और जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब बच्चे विजुलाइज करते हैं, जैसे एक पिक्चर घर में देखें तो जो पिक्चर के सीन बच्चे भूलते नहीं है जैसे, तो ऐसे ही अगर हम प्रैक्टिकली स्टेम लैब के जो इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स हमें स्टेम लैब वालों ने दिए हैं उनसे अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो बच्चों को भूलेगा नहीं। और जो आंखों से देखी चीज़ होती है वो ज़्यादा याद रहती है। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे ये सोलर, आजकल रिन्यूएबल सोर्सेज पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि बहुत एक्सप्लॉइट हो रहे हैं हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो सोलर एनर्जी तो एक बहुत रिनाउंड सोर्स हो गया पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की। सोलर एनर्जी की सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए रेकमेंड किया जाता है। तो सोलर एनर्जी के पैनल्स जैसे हमारे स्कूल में भी लगे हुए हैं, ऊपर रूफ पे लगाए गए हैं।
और ऐसी सोलर एनर्जी का प्लांट। तो सेम वे हम बच्चों को छोटे से इस मॉडल से भी समझा सकते हैं कि सोलर पैनल को अगर हम बाहर लेके जाते हैं इस छोटे से मॉडल को, तो जैसी सनरेज पड़ती है और हम इसकी लीड यहाँ पर ऐसे ही इसको कनेक्ट करते हैं तो हमारा ये फैन भी घूमने लग जाता है, बल्ब भी ग्लो करने लग जाता है और ये अलार्म है ये भी बजने लग जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये जैसे सीरीज़ और अगर 10th क्लास में हमें सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन इलेक्ट्रिक सर्किट का बताना हो, सीरीज़ में हमें बताना होता है कि एक ही लाइन में, एक ही सीध में, स्ट्रेट लाइन में ही हमारे जो रेजिस्टेंसेज होती हैं वो लगाई होती हैं, तो हम उसे बता सकते हैं। और अगर पैरेलल होता है तो अलग अलग हम वोल्ट मीटर लगा के करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो बहुत सिंप्लीफाइड, पर ये सिंपल चीज़ें जो हैं बच्चों के दिमाग में हमेशा रह जाती हैं। अगर हम ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बनाते हैं तो कई बार बच्चों को वो अट्रैक्टिव नहीं लगता और उनके ब्रेन में वो स्टोर नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पे और भी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं, शो यू। ये लंग्स का है, जैसे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर 10th में कराएं तो उन्हें नींद भी आने लग जाती है। कई बच्चे जो बिल्कुल पढ़ाई में जैसे ध्यान नहीं देते, अगर हम कोई भी मॉडल कैरी करेंगे तो ये बिल्कुल बच्चों को एक अट्रैक्शन देता है कि कुछ पता नहीं मैडम क्या लेकर आए हैं। तो चाहे नालायक से नालायक बच्चा भी होगा, वीक बच्चा भी होगा जिसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसके अंदर भी हम इनोवेटिव आइडियाज़ की एक भूख, एक हंगर हम स्ट्राइक कर सकते हैं। अब जैसे इसमें है, अगर हम इसको उनको बता सकते हैं कि लंग्स को हमने बैलून मान लिया, ठीक है, और हमारे लंग्स में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करते हैं, रिपीटेडली क्या होता रहता है कि हम सांस अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन कंटिन्यूसली लेते जा रहे हैं, इनहेल करें। जब बैलून में हम हवा भरते हैं तो फूल जाता है। तो सिमिलरली हमने लंग्स में जब हमारे एयर जाती है तो लंग्स एक्सपैंड करते हैं और जैसे ही एयर हम बाहर छोड़ते हैं तो वो रिलैक्स होता है। अगर हम हवा गुब्बारे में से निकाल देंगे तो वो फुस जाएगा, वो डिफ्लेट हो जाएगा। तो यहाँ डिफ्लेटेड है और अगर हम इसको वो करके तो इसमें हवा जैसे मैडम करेंगे, हमारी साइंस टीचर ही है, ये सारे साइंस टीचर्स हैं, कमलेश मैडम है, दुर्गेश सर है, सोनिया मैडम है, मैं गीता मेहंदी रहता हूँ और हम सारे ही ये सब यूज़ करते हैं। जितने साइंस टीचर्स हैं, हमारे लैब असिस्टेंट्स भी टाइम टू टाइम, संजय सिंह जी हमारे प्रदीप सर, ये हमारे लैब असिस्टेंट्स हैं, वो पूरा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और ये भी इन सबसे फैमिलियर है, इन सबको भी पता है, ये भी बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, हम भी करते हैं और इनका हम टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं। और ये इनहेलेशन, एक्सेलेशन और डायफ्राम मसल का इसको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि कैसे इन्फ्लेशन का इन्फ्लेट होती है कोई चीज़, हवा भरती है तो कैसे फूल जाती है गुब्बारे की तरह जिसमें हवा है, और डिफ्लेट होती है तो कैसे उसमें से वो एकदम स्क्वीज कर जाता है, जैसे डिफ्लेट होने पर तो गुब्बारा करता है। तो ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ें हैं कि केमिस्ट्री में भी हमें अगर पढ़ाना होता है तो कितने रॉक्स और मिनरल्स के बारे में हम बताते हैं, जैसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, बहुत सारी अलग अलग हैं और इनके क्या टाइप्स हैं, ये छोटे छोटे कि बच्चों ने कभी देखी नहीं होती हैं, हम सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे होते हैं। तो वो यहाँ पर छोटी छोटी इन चीज़ों से है, तो ये छोटे छोटे मॉडल्स पर ये बहुत डीप तक इनकी नॉलेज को बढ़ाते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं, इनके क्रिएटिव स्किल्स को एनहांस करते हैं। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द स्टेम लैब पीपल, साइंस, टेक्नोलॉजी, engineering and mathematics lab, and we are thankful to our principal who has provided us this kind of good lab which we are utilizing at a regular interval, regular period. Regularly we are using these all projects and models in our classes. Sometimes we take them to our class and sometimes if we are able to bring the students here, we bring them, we make them sit here, we explain them, and this is we will continue it. And we will try to enhance these activities more in the future. We are looking forward to it, increase their use more and more in future. Thank you. I can explain to that how can we use the solar energy. This is a solar energy kit. It absorbs the sun energy and converts it electric current, and then it flow through this circuit and complete it. Thank you. आपने कुछ बनाया है प्रोजेक्ट? बना हुआ है, मैंने बनाया था, अलग काम। किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका? वैसे तो साइंस में इंटरेस्ट है और आर्ट करता हूँ, ड्राइंग वगैरह। ठीक है, थैंक यू।
भारत माता की वंदे वंदे हॉकी और वॉलीबॉल के अंदर तो हमेशा हमारी लगभग 25 साल से कोई ना कोई वॉलीबॉल के अंदर हमारी प्लेस फर्स्ट सेकंड जोन के अंदर इंटर जोन के अंदर हमेशा रहती है। सर, बच्चों के फिटनेस के लिए खेल कितना जरूरी है? ऐसा है जी, कोई भी बच्चा अगर है, जब तक उसका 3 तरह का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक और भावनात्मक विकास नहीं होगा तो बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता। और स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए सर्वांगीण विकास तभी होगा जब शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हम किसी बच्चे का विकास करेंगे। खेल के माध्यम से सबसे ज़्यादा विकास शारीरिक परिश्रम से, और कई मानसिक खेल ऐसे हैं जिनसे मानसिक विकास होता है बच्चों का। थैंक यू सर। चाहेंगे बच्चों के विकास के लिए? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं वो हमेशा किसी न किसी गेम में भाग लेते रहते हैं, और हमारे विद्यालय की उन्नति के लिए हमारे टीचर है जो हमारे हरीश सर जी हैं, हमारे सीनियर है, वो हमेशा उन्हें तत्पर करते रहते हैं, तैयार करते रहते हैं कि बच्चों के भविष्य का अच्छा निर्माण हो सके। और हमारे विद्यालय की टीम हमारे जोन में हमेशा कबड्डी में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, और वॉलीबॉल में भी किसी न किसी पोजीशन में आती है। और जो हमारी इसकी हॉकी की टीम है वो हमारी डीएवी नेशनल के खेल के आई है। पिछली बार कबड्डी भी डीएवी नेशनल गई थी, अमृतसर में गए थे 3 साल पहले हम, वहाँ भी हमारी पोजीशन थी। उन्हें एक प्लांट जो है हर एक हाउस को दिया हुआ है, और अभी हम लोगों ने हर एक बच्चे ने उन्हें अडॉप्ट कर रखा है, हर एक प्लांट। आपका नाम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th क्लास में हूँ और मेरा नाम आदित्य झा है। जी, आप कुछ कह रहे थे? विनायक क्षेत्रीय। जी, बताएं। हमने हर एक प्लांट को अडॉप्ट करके उसका ध्यान रखेंगे, हर एक हाउस को प्लांट दिए जाएंगे ताकि वो उनका ध्यान रख सकें। आप बताइए कुछ अपना नाम बताते हुए। मैं सरंजोत सिंह फ्रॉम क्लास 12 जी। हम सबको यहाँ पे एक हाउस दिया गया है, तो जब किसी हाउस की ड्यूटी होगी हम सबको ये पूरा मैनेजमेंट करना है जी। हमको उनकी पूरी केयर आ जाएगा जी। मेरा नाम भविष, मैं 11th सेक्शन से हूँ। और आजकल पोल्यूशन को देखते हुए हम लोग एक प्लांट को दोनों अडॉप्ट करेंगे ताकि जो लोग भी प्लांट को काट रहे हैं, पौधों को काट रहे हैं, आने वाले कल के लिए हम लोग पौधे लगा सकें और एक कदम हम लोग अपने आने वाले कल के लिए बढ़ा सकें। बहुत बढ़िया बात। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पेड़ पौधे लगाने के लिए विशेष जोर दिया है, क्योंकि भविष्य हमारा बहुत खतरे में है। जितने पेड़ पौधे बढ़ेंगे तब तक हमारा जीवन भी आगे को बढ़ेगा, नहीं तो बहुत संकट आने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्लांट्स लगाना। आप कुछ बताएंगे सर? हमारे प्रिंसिपल साहब के एफर्ट से हम ये देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं खेती बाड़ी से, मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं और पोल्यूशन लेवल तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन सबको मिट्टी के करीब लाने के लिए एक हमने ये एफर्ट किया कि हमने यहाँ पे किचन गार्डन बनाया है, किचन गार्डन, जिसके अंदर हमने बहुत सारी जड़ी बूटियों वाले पेड़ लगाए हैं और फूलों वाले पेड़ भी लगाए हैं, मेडिसिन प्लांट के साथ ही फूल वाले पेड़। और अब ये हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हर क्लास के बच्चे को यहाँ तक लेके आए, उनको इसकी वैल्यू बताएं, कैसे इसकी वजह से पोल्यूशन कम होगा, ये सब चीज़ें उनके अंदर ये वैल्यू को इनकलकेट करने के लिए ये सब हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ कुछ इस तरह के पौधे लगाए हैं जो दुर्लभ है यहाँ दिखते नहीं। कुछ इस तरह के पौधे अब बच्चों को पता ही नहीं ये पौधा किस चीज़ का है, क्योंकि शहर में आके है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास ना तो कोई संसाधन है, जो जमीन है सब पे कंक्रीट होता जा रहा है। पूरा जो हमारा शहर है दिल्ली वो कंक्रीट का बनता जा रहा है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा एफर्ट किया है और हम लोग करते हैं, उम्मीद की हम इसमें कामयाब होंगे। थैंक यू सर। इसको बेसिकली गोभी चटनी वटनी बनाने के काम आता है, ये बहुत अच्छा होता है जी। ये लेमन ग्रास है, ये लेमन ग्रास है। ये इसका जो है चाय बना के पिया जाता है, ये बहुत हेल्दी हेल्थ के लिए। ग्रीन टी में बेसिकली में, लेमन टी में हेल्थ कॉन्शियस लोग ज़्यादा इसको यूज करते हैं। ये सेजन है, ये सेजन तो ये वाला, यस दिस वन जी। ये भूमि आंवला है। आंवले का तो यूज सबको पता है, इसका बॉडीज होता है, इसका बॉडीज होते हैं। ये आंवला खाने से हेल्थ ग्रोथ है, इम्यूनिटी पावर है, ये स्ट्रांग होती है। ये पत्ते
ये पत्थर से टच है प्लांट, जिनको बहुत पुरानी पथरी होती है बेसिकली वो उसका यूज करते हैं। अच्छा। लेते हैं आप पथरी निकल के जाती है। और जॉइंट पेन जैसे होता है तो उसमें भी इसको गर्म करके अगर लगाया जाए तो इससे दर्द खत्म हो जाता है। समझी और ये वाली हाँ ये अपराजिता और ये तेज पत्ता है, तेज पत्ते का प्लांट है और ये लौंग है। ठीक ठीक। आ जाओ बाहर आ जाओ। फिर ये रोज हो गया और ये जो हो गया ये मोगरे का हो गया। ये वाला जो है ये रोज का है और ये वाला मोगरे का है। बोलो ना हमने पिंक कलर का सदाबहार, ये व्हाइट कलर का और ये रेड कलर का। अरे आज तो कुछ बोलोगे। हमने अब ये हम लोगों ने अब ये डिसाइड किया हम एक एक प्लांट को अडॉप्ट करने वाले हैं। हमने डिसाइड किया कि हम एक एक प्लांट को अडॉप्ट करेंगे। ये यहाँ लगा और आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ। माइक आगे कीजिएगा। बोलिए। माइक क्या दो? कोई नहीं माइक बोलो। ये लाल चंदन है, सफेद कौन सा सफेद चंदन कौन सा? ये सफेद चंदन। अच्छा और ये लाल ठीक। ये तुलसी जी का प्लांट है जी। 9 ग्रे प्लांट है ना, फिर वो 9 ग्रे के प्लांट बताओ मुझे जो हर चीज में काम आता है। हाँ जी। मेडिसिन वगैरह सब में। और कौन सा लोग का अमरूद का पौधा। 9 ग्रे प्लांट इधर लगे हुए हैं सारे, यहाँ पे भर गए हैं थोड़े में करने लगे। अरविंद भैया आप बताओ इनको भी लो भाई, इन्होंने बहुत मैंने हमारे प्लांट है ना। बताइए। ये रुद्राक्ष का पौधा है। कौन सा? ये वाला जो प्लांट है ना ये रुद्राक्ष का प्लांट है। अच्छा। और ये काली मिर्च है, इधर सफेद मिर्च है। ये दालचीनी वो काली मिर्च। अच्छा। और उधर उसके अंदर सारे नवग्रह प्लांट हैं। पीपल का है, बड़ का है, तुलसी जी का है। ये ऊपर जो है घी की बेल जा रही है पूरी। बहुत चीजें होती है जो। ये अमरूद का हो गया। सीताफल की है। बताओ मैम। मनीषा कोई पता है आपको? हाँ ये